अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। आज 3 इश्यूज़ पर बात होगी। सरे फहरिस्त एक हाल ही में होने वाला एक पब्लिक ओपिनियन सर्वे है जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और लोगों के तासरात उनके हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा एक गैस चोरी का मामला है, उस पर बात होगी। और तीसरा पासपोर्ट डायरेक्टोरेट के इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। एजाज सैयद साहब। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तीनों अहम मौज़ूआत हैं और आज मेरी ख्वाहिश है आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, मैं कम से कम बात करूँगा क्योंकि कल मैंने महसूस किया यार, एक तो यानी कि मुझे खुद इस बात पे बाद में बड़ा वो हुआ कि मैंने फील किया कि कल मैं ही ज़्यादा बात करता रहूँ, तो इसलिए प्लीज़ आज मैं सरेंडर हूँ, आप भरपूर बात करें और मैं कोई इंटरप्शन नहीं करूँगा। नहीं शायरी, अगर आपके पास कोई बात करने को है तो ज़रूर करें। नहीं, मैं वो करने वाली बात जब आप बात मुकम्मल कर लेंगे तो तब मैं करूँगा। और आपने काले रंग के कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, तो मैं काला जोड़ा पाया, पता नहीं कितनी फरमाइश थे। ठीक है, तो सर्वे के ऊपर बात करते हैं, बड़ी सीरियस इशू है। अब अंसार अब्बासी साहब ने आज स्टोरी भी की हुई है। अंसार भाई साहब ने आज स्टोरी भी की है। और एजाज़ इसकी कोई बैकग्राउंड ये है कि ये सर्वे जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि नई पार्टी बनाने का सोच रहे हैं, उन्होंने सर्वे कराया ताकि एक अवामी नब्ज़ को जान सकें कि लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक। और क्या उनकी कोई गुंजाइश बनती है कि नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा जगह का मसला मौजूद रहा है और सीट का भी मसला रहा है। लेकिन ये है कि लोग जगह बना ही लेते हैं। बना लेते हैं ऐसे ही। जब कोई इरादा कर लेना तो फिर जगह बना लेते हैं। अच्छा, ये है कि सर्वे के रिज़ल्ट जो हैं वो बड़े हैरान कुन है। पहले तो मैं रिज़ल्ट को बयान करता हूँ, फिर जो है मुझे किस चीज़ पे हैरानगी हुई है उस पर बात करता हूँ। ठीक। तो एक जिस तरह हम बात करते हैं कि इमरान खान जो हैं वो इस टाइम सबसे पॉपुलर लीडर हैं और सर्वे में भी ये बात आ रही है, लेकिन जो उसके साथ बात आ रही है वो ये है कि ये शख्सियात की बात हो रही है। ठीक। ठीक है, ठीक। कि जो दूसरे नंबर पे जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं वो साद रिजवी हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई हैं। ठीक। और चौथे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी। उसके बाद जाके नवाज शरीफ जो हैं और शहबाज शरीफ उनका जिक्र आता है। बाकी अगर लोगों को पूछा जाए कि आज इलेक्शन होते हैं या आज से एक हफ़्ता बाद होते हैं तो वो किसको वोट देंगे, तो ज़्यादा लोग जो हैं वो पीटीआई को वोट देने को तैयार हैं। ठीक है, एक तो ये बात है। एजाज़, जो दूसरी बात है वो ये है कि मुख्तलिफ जो हमारे सरकारी महकमे हैं उनके बारे में राय जानी गई कि उनके बारे में आपकी क्या राय है, जिसमें आर्मी भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसमें हमारा जो मीडिया है वो भी है, और ओवरऑल जो सियासतदान है वो भी हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जिसका अप्रूवल रेट सबसे हाई है वो पाकिस्तान आर्मी है। ठीक। ठीक है, और उसके बाद जो है जो ये सियासतदान है या मीडिया है या इलेक्शन कमीशन है और सुप्रीम कोर्ट है, ये करीब करीब हैं सारे। तो एजाज़, मेरे लिए जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक हैरान कुन लगी है वो दो चीज़ें लगी हैं। एक तो ये है कि हम एक आम तासर ये है कि आर्मी इस टाइम अनपॉपुलर है, लेकिन आर्मी बहुत पॉपुलर है। और ये राय जानी गई है दो तरीक़ों से। एक तो ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ जो महकमा जाता है उनके बारे में बताया जी कि इनके बारे में आपकी क्या राय है, अच्छी है या बुरी है। तो जिसमें आर्मी भी थी और बाकी जिन शोबों का मैंने जिक्र किया वो भी थे, तो उसमें भी आर्मी नंबर 1 आई और कोई मेरे ख्याल 80% से ज़्यादा जो उसके बारे में पॉजिटिव व्यूज़ थे। जो दूसरी एक और सवाल था जो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प था और अलग से था, वो ये था कि क्या आप समझते हैं कि आर्मी का सियासत में किरदार होना चाहिए। तो उसमें कोई एक दो ऑप्शन थे कि एक तो ये था कि नहीं होना चाहिए, दूसरा ये था कि थोड़ा होना चाहिए, तीसरा ये था कि ज़्यादा होना चाहिए। अब ये है कि अगर आप दोनों को कंबाइन कर लें कि ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, यानी कि एक तो ये ना कि जो कहते हैं कि होने ही नहीं चाहिए, तो ये दोनों को मिला लें तो कोई 64% लोग ये कह रहे हैं। यानी इसमें आप 50-50 राय एक समझें कि 50-50 एक ओपिनियन है कि कोई 50% ये कह रहे हों कि थोड़ा होना चाहिए, 50% कह रहे हैं कि नहीं ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मजमूई तौर पे
वो भी कोई 60% से ज़्यादा बन रहा है। ये चीज़ जो है ये मेरे लिए एक हैरान कुन है, यानी कि मैं इस चीज़ से हट के कि हम क्या सोचते हैं, मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो साद के हवाले से है, साद रिजवी के हवाले से, कि साद रिजवी का एक आम तासर ये था कि TLP जो है वो डाउन जा रही है, लेकिन साद रिजवी अभी भी नंबर 2 आ रहे हैं। गो के फ़र्क है उसका और इमरान खान का फ़र्क है। जैसा कि इमरान खान आप समझें कि जैसे कुछ 60% पे हों मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो दूसरे नंबर पे अगर साद रिजवी आ रहे हैं तो साद रिजवी हो सकता है कि 38 नंबर पे हों, 38%, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंट सेकंड लेकिन हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे हैं। बाकी जो क़यादत आती है वो भी आप ये देखें ना कि तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, अगेन PTI के कौन, परवेज़ लाई, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, शाह महमूद कुरैशी। उसके बाद जो हैं ये दूसरे हैं जो नून लीग की क़यादत है। अब एजाज़ इसके हवाले से मेरी बात हुई, जो गिलानी साहब के बेटे हैं उनसे बात हुई। कासिम से? नहीं कासिम नहीं, जो ये जो सर्वे कर रहे हैं ना, गैलप अच्छा, सर्वे जी, वाले, जी, जी। गैलप सर्वे वाले, उनसे बात हुई, तो हसन से जी। और दूसरा मेरी बात हुई एक और हैं हमारे दोस्त हैं, एक इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के नाम से उनकी भी एक वो करते हैं, तारिक जुनैद साहब, उनसे मेरी बात हुई। तो मेरे लिए यही सवाल था कि ये जो आर्मी के हवाले से आपकी क्या राय है। अब जो गैलप वाले हैं इन्होंने तो सर्वे किया ना, इनकी राय तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले जिन्होंने सर्वे नहीं किया, ये वाला सर्वे जो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो तारिक जुनैद है, उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो इस बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं जी कि ओवरऑल आर्मी के बारे में पॉजिटिव व्यूज़ हैं। बल्कि उन्होंने मुझे एक रीसेंट वो कोई और सर्वे कर रहे हैं कि जो एक तरह से फोकस ग्रुप डिस्कशन है, कि जिसमें ज़्यादातर आपका फोकस ये नहीं होता कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप एक बंदे से कोई थोड़ी देर उसको इंगेज करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, और वो जिन लोगों का कर रहे थे उनकी उम्र जो है वो 18 साल से 25 साल के दरमियान है, यानी कि जिसको हम आम तौर पे इमरान खान का वोटर तस्वर करते हैं, जिसको हम यूथ भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि उसमें भी जो ज़्यादा बात आ रही है, जब उनको महंगाई का पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कि महंगाई जो है ये इन्होंने की है नवाज शरीफ ने। हम कहते हैं जी कि नवाज शरीफ की तो 2017 में महंगाई कम थी, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी भी तो इन्हीं की गवर्नमेंट थी PDM, जो कि आमतौर पे PDM वाले, नून लीग वाले कहते हैं जी कि हम इससे इस तरह से निकल जाएंगे जी कि ये एक अलायंस था, ये हमारे अकेलों की नहीं थी, ठीक है, तो हम इससे निकल जाएंगे, लेकिन लोग इसको तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं जब हम उनको ये बात कहते हैं कि नहीं इमरान खान के दौर में महंगाई हो गई थी, वो कहते हैं कि नहीं ये जो है, हम कहते हैं जी कि ये तो 1 साल रहे हैं, महंगाई तो उस टाइम से आ रही है, तो वो कहते हैं जी कि इनका जो पिछले 33-34 साल से या 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं वो फिर उसको इधर मिलाते हैं। तो वो आगे जो क्वेश्चन है वो कहते हैं जी कि हम कहते हैं जी कि वो तो आर्मी ने भी गवर्नमेंट की है, यानी कि इतनी देर आर्मी ने भी रूल किया है, वो कहते हैं कि नहीं महंगाई इनकी वजह से हुई है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे ये बताएं कि क्या जो आर्मी की हमायत है वो इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी उससे ज़्यादा है? पॉपुलैरिटी से ज़्यादा आ गई ना, नहीं, एज अ इंस्टीट्यूशन तो यही है ना, यानी कि उधर इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही कि आप आर्मी चीफ के बारे में क्या रह रहे हैं। नहीं, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर 60% मशहूर हैं तो आर्मी में 64% है? नहीं, आर्मी जो है कोई 80% से भी ज़्यादा है। 80% से भी ज़्यादा है। अच्छा, वैसे मैं उमर आपको एक बात बताऊं कि ये जो रिज़ल्ट है, मैं बिल्कुल इनकी नीयत को जज नहीं करता या इनके काम करने के तरीके को जज नहीं करता। इनकी बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है और काम करने वाले लोग हैं। गैलप के जो लोग हैं इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, लेकिन मैं जो ग्राउंड पे जब लोगों से मिलता हूँ ना, यानी कि हम भी तो एक किस्म का लोगों से मिल रहे हैं जिसमें सैम्पलिंग होती है लोगों से गुफ्तगू करते हुए। चीमा साहब, मैं जो ग्राउंड पे चीज़ें देखता हूँ वो मुझे कोई इतनी पॉजिटिव मिलिट्री के वाले से नज़र नहीं आती। अच्छा, ये अब सर्वे से डिफरेंट बात है, मैं सर्वे को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप पीपल्स पार्टी के लोगों से मिलते हैं, मैं फ़र्ज़ कर लें पार्टियों के, आप नून लीग के लोगों से मिलते हैं और आप PTI के लोगों से मिलते हैं। मैं इन तीनों पार्टियों से मिलता हूँ और इत्तेफाक की बात है आजकल मैं PTI के लोगों से भी मैं ज़्यादा सिटिंग इसलिए करता हूँ कि हम लोगों पर एक आम इम्प्रेशन ये है कि हम PTI को जिस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते या उनकी
सेंटीमेंट रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इसको केयरफुल होते हुए मैं पीटीआई को भी तवज्जो दे रहा हूँ कि यार इस तरफ हमारा गैप है कि हम उनको भी मिल के जाने, तो मैं उनसे भी सिटिंग्स अपनी रखता हूँ। चीमा साहब, इन तीनों में जो एक चीज़ कॉमन है ना, पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में और नून लीग में, इनके फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो मिलिट्री के रोल के वाले से दे क्वेश्चन एंड दे आर ऑल क्रिटिकल। अब मुझे नहीं पता कि ये कभी ट्रांसफॉर्म होगी कि 1 पॉइंट एजेंडे पे आए कि जी मिलिट्री का रोल हम ख़त्म करें या नहीं, मुझे नहीं पता ये कभी ट्रांसफॉर्म होगी या नहीं, क्योंकि खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो अपनी है, बाकी हमारी जो नेशनल लीडरशिप है बाकी वाली उनकी अपनी एक थिंकिंग है, वो दे आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट खान साहब, ये एक अलग इशू है। लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। अच्छा, और आप पाकिस्तान का इंटेलिजेंशिया देखें, वो भी यही कहता है, मिलिट्री के रोल के ऊपर सवाल उठा रहा है। और इमरान खान साहब का हम कहते हैं इसी सर्वे में कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इमरान खान साहब पॉपुलर है मतलब उनका नैरेटिव पॉपुलर है। और इमरान खान साहब का नैरेटिव क्या है आजकल? वो तो मिलिट्री के क्रिटिकल नैरेटिव। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ प्लीज़। हाँ, एक तो ये जो हमारा इंटेलिजेंसिया है या जिन लोगों को हम मिलते हैं, ये हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि ये आबादी का किस तबके की नुमाइंदगी कर रहा है। क्या ये मेजॉरिटी की नुमाइंदगी कर रहा है या माइनॉरिटी की नुमाइंदगी कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आपको फर्दर इस तरह से समझाता हूँ कि जिस तरह हमारी टीवी की रेटिंग है, मैंने एक दफ़ा इस पर काम किया टीवी की रेटिंग पे कि जो मीटर लगते हैं उसमें हमारे जो एंकर्स हैं ना, कुछ होते हैं यानी कि उसमें ए से ले के कोई डी या ई तक मुख्तलिफ एक सोशो इकनॉमिक क्लासेस होती हैं, ठीक, कि जिनके वो मीटर यानी कि ऐसी ऐसी जगहों पे लगाते हैं कि जिधर वो लोग मौजूद हों। हमारे कुछ लोग हैं कि जिनको हम कहते हैं यार बड़े पढ़े लिखे एंकर हैं, वो असल में ए क्लास के एंकर हैं कि जो एक पढ़े लिखे लोग हैं उनको नुमाइंदगी करते हैं। और हम चूँकि आपस में कोई 4 लोग बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि यार वो बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक और बंदा है जो हमारी नज़र में बोंगियाँ मार रहा होता है, ठीक है, हमारी नज़र में वो बड़ी उसकी आमियाना गुफ्तगू होती है, हम ये कह रहे होते हैं कि यार इसको बंदे को भी एंकर वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। ठीक बात। उसकी वजह ये है कि वो हो सकता है कि उसको ए क्लास से व्यूअरशिप कम मिल रही हो, उसको बी सी डी से ज़्यादा मिल रही हो, या अगर उनमें से भी हो सकता है सी और डी से उसको ज़्यादा मेंबरशिप मिल रही हो। अब ये होता है कि जो सर्वे होता है ना, उसमें भी आप मुख्तलिफ क्लासेस जो है ना उनको कैटर करते हैं। अब एक बंदा जो इमरान खान का सपोर्टर है, वो इमरान खान की हो सकता है कि गालियाँ पसंद करता हो, या वो इस चीज़ को पसंद करता हो कि वो नून लीग के ख़िलाफ़ है या वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर बात से एग्री करता हो, कि वो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो 4 लोग मिले हैं वो एक फ़ौज की बात कर रहे हैं तो वो भी वो समझे रही कि फ़ौज के हवाले से। एक और एजाज़, इवन जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो हमारा तासर ये होता है जी कि जो इस्टेब्लिशमेंट चूँकि डिवाइडेड है, तो इसलिए फ़ौज जो है उसके भी ओवरऑल सेंटीमेंट्स जो हैं वो इमरान खान के काफ़ी लोगों के हद में हैं। अगेन जो हमारे जहन में लोग आ रहे होते हैं ना, वो अफसर तबका आ रहा होता है कि हम किसी को मिल रहे हैं, कोई रिटायर्ड जनरल को मिल रहे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर को, कर्नल को, उनको मिल रहे हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है यानी कि एक फ़ौजी अफसर रिटायर्ड और उसके यानी कि जो है ना मुकाबला आगे हो सकता है कि कोई 10 जवान रिटायर्ड हो, वो अगेन जो अक्सरियत है वो फिर अपने इदारे के साथ खड़ी होती है। अगर उसके इदारे को कोई टारगेट कर रहा है तो वो उस चीज़ को माइंड करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी। और मैंने ये बात जो है ये बिलाल से भी पूछी, बिलाल गिलानी से, सॉरी मैं पहले हसन बोल गया था, बिलाल गिलानी है जो गैलप के, तो बिलाल शफी गिलानी साहब का बेटा, हाँ, बड़ा टैलेंटेड लड़का है वैसे बाय द वे। बिलाल गिलानी और जो तारिक जुनैद हैं, दोनों ने जिस चीज़ पे दोनों एग्री कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि ये आपको सरप्राइज़ लग रहा है। वो कहते हैं जी कि इवन माजी में भी जो जब मिलिट्री क्राइसिस में भी रही है, इनकी ओवरऑल जो पब्लिक रेटिंग है इनकी बेहतर रही है, ठीक है। ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, यानी कि मैं उसको एज अ रिसर्चर इसको लेता हूँ कि यार मैं किस तरह सोचता हूँ, या ओवरऑल जो है हमारी यानी कि राय जो है, लोग जो हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं, वो क्या इससे हटके हैं। दूसरा अच्छा ये जो आपने ये बात कही ना कि ओवरऑल लोगों की रेटिंग्स क्या है, इत्तेफाक से आपका भी ताल्लुक और मेरा भी ताल्लुक एक ऐसे इलाके से जहाँ पे मिलिट्री बड़ी डोमिनेंस है, यानी गुजरांवाला में मिलिट्री की कंटोनमेंट है और बड़ा मिलिट्री के हवाले से बड़ा रिच है। मैं जेलम से हूँ, जेलम यानी होम टाउन तो एक तरह के GHQ है ना, मिलिट्री जो है वहाँ पर मिलिट्री में जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद है, ठीक है। अब वहाँ पर चीमा साहब आप ये देखिए कि अगर आप हिस्ट्री देख लें, 20-30 साल की हिस्ट्री देख लें, कि वो ये तमाम वो पॉलिटिशियंस इन इलाकों से जीते हैं जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहे। मतलब ये अलमी है कि मैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, मैं क्रिटिकल हूँ,
अच्छा, अब फवाद चौधरी से एक आध दफ़ा मेरी बात हुई और वो उनकी ओपिनियन ये थी कि जी पूरा जो जेलम है वो तो प्रो मिलिट्री है। अच्छा, जो फवाद के पॉलिटिकल गॉड फादर हैं वो फ़र्क है, फ़र्क अल्ताफ़, जो कि एक्चुअली वहाँ पे ज़िला नाज़म रहे हैं और ग्राउंड की पॉलिटिक्स किया, बड़े मजबूत वो लोकली जाने जाते हैं। फ़र्क अल्ताफ़ से अगर बात हो तो वो उनकी जो थिंकिंग है वो उनकी ओपिनियन भी यही है कि लोग जो है ना हमारे इलाकों के वो लोग ये देखते हैं कि आपका वेट कितना है, यानी कि आपकी बात इक़्तिदार के वानों में कितनी सुनी जाती है, तो लोग उस बंदे को वोट देते हैं। तो मैं आपकी ये इस सर्वे के हक की बात कर रहा हूँ। ये शायद आपकी मेहरबानी कि आपने हक की बात की है। अच्छा, यानी एनीवे एजाज़, एक और जो चीज़ है कि जो हम एक आम तासर है जी कि नवाज शरीफ का जब तक एक बयानिया था कि वोट को इज़्ज़त दो वाला, तो वो बड़े पॉपुलर थे। अच्छा, मेरी वैसे पहले भी इस इशू पे बात होती रही है। मैं आपको शायद याद हो कि मेरी ओपिनियन ये रही है कि जब हम कहते हैं कि अवाम एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गई है, तो क्या अवाम फ़िक्री तौर पे एंटी स्टैब्लिशमेंट है, उनको इस चीज़ का शऊर है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है और इसको ख़त्म होना क्या ज़रूरी है? क्या ये फैक्टर है, या कि ये है कि जब कोई लीडर जो है वो ये बताता है कि ये जो महंगाई हुई है या जो आप बेरोज़गार हुए हैं ये इसलिए हुआ है कि मुझे निकाला गया है, निकाला किसने, मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, लोग कहते हैं अच्छा और तुसा कटे है, ठीक है, तो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। अल्टीमेटली फिर जो बात है ना वो इकानमी पे आती है, ठीक है। तो ये जो पोलस्टर हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ का जो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया है, हमारी जो एक लीड क्लास है उसमें तो ये डिस्कस होता है जी कि ये बड़ा सेलेबल है, लेकिन जो आप मैथ्स लेवल पे ये कोई इतना आपको बड़ी कोई ऐसा ये कोई क्रिटिकल मैथ्स गैदर नहीं करता कि जिससे यानी कि उधर फिर जो है कोई और इश्यूज जो हैं और डायनामिक्स आ जाते हैं। लेकिन इस सर्वे से एक बात जो है ना वो चीमा साहब बड़ी मायूस कुन पैदा होती है कि, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान एक वाइब्रेंट जमहूरियत बनना है तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी होगी। मतलब कि पाकिस्तान में जमहूर और जमहूरी जो अदारे हैं उनकी हुक्मरानी होनी चाहिए, जमहूरी पार्टियों की हुक्मरानी होनी चाहिए। तो ये सर्वे तो अनफॉर्चुनेटली अच्छा इंडेक्स नहीं दे रहा। अच्छा, ये इंडेक्स ये बता रहा है कि पाकिस्तान में फ़ौज का जो रोल है वो रहेगा। मेरा ये ख्याल है कि ये कोई अच्छा इंडेक्स नहीं है। वैसे मेरा है कि फ़ौज को जब हम डिस्कस करते हैं ना, अगर आप फ़ौज को माइनस करें, मैं पॉलिटिकल रोल की बात नहीं मैं समझ रहा हूँ, अगर आप फ़ौज को ज़रा माइनस करें फॉर अ मोमेंट, मीडिया के बारे में या पॉलिटिशियन के बारे में, अगर आप अमेरिका के सर्वे उठा के देखें हमसे डिफरेंट नहीं है। ठीक, इसमें एक और फैक्टर है, जो अदारा ज़्यादा एक एक्सपोज होता है ना उसके बारे में लोगों की राय ज़्यादा मुतनाज़ा भी होती है या डाउन भी हो रही होती है। जो लोग बैकग्राउंड में होते हैं ना, जिनके इतनी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, उनके बारे में लोगों की राय कदरे बेहतर होती है, क्योंकि हमेशा जब उधर से आती है कोई पॉजिटिव स्टोरी आ रही होती है, नेगेटिव इतनी आ नहीं रही होती, ठीक है, एक ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो जो मैं साद रिजवी की बात कर रहा था, मैंने इस पर भी उनसे बात की। मैंने कहा कि ये साद रिजवी फैक्टर जो है ये क्या है। एक जो बात यहाँ हुई वो ये हुई कि हम जो ये कहते हैं ना कि वोट जो है इधर उधर माइग्रेट करता है, मसलन जी नून लीग का वोट जो है वो पीटीआई को चला गया, पीटीआई का नून लीग को चला गया या वापस आ गया। उन्होंने कहा जी कि बिलाल ने मुझे कहा जी कि अगर हम पिछली 4 दहाइयों का कंपैरिजन करें तो तारीख ये पैटर्न ये बताता है कि जो वोट एक पार्टी से निकलता है ना वो बड़ा शाज़ो नदर वापस जाता है। ठीक बात। वो आगे हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी से मायूस हुआ है तो तीसरी के पास चला जाए, ठीक बात, वो पहली के पास नहीं आता। और उसकी एक एग्जांपल क्या है कि नून लीग ने जो ज़्यादा वोट लिया वो पीटीआई का भी और पीपल्स पार्टी का भी वोट छीना था। ठीक। अब जो है आगे पीटीआई आई है तो पीटीआई ने पीपल्स पार्टी का भी लिया है, नून लीग का भी लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा जी कि ओवरऑल जो मुस्लिम लीग का वोट है, आप नून लीग कह लें या काफ लीग कह लें, अगर इसका भी अगर आप पैटर्न देखें तो ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और शायद उसकी जो मुझे वजह लगती है ये है कि ये पार्टियां अपने आप को री इन्वेंट करने में नाकाम हो रही हैं। यानी कि इन्होंने सोचा है कि इन लोगों ने ऐसी थी तैसी, हमने इसी तरह रह के अपने आप को तब्दील किए बगैर लोगों से वोट लेने हैं। तो मैंने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पीटीआई जो डैमेज हो रही है तो हम तो ये एक अज्यूम करते हैं कि उसका वोट जो है वो भी जाएगा नून लीग को। जो सर्वे ये बता रहा है जी कि एक सर्टन परसेंटेज कह रही है कि हम जो है नून लीग को वोट देंगे, लेकिन अगर इस मफरूज़े को तस्लीम कर लिया जाए जी कि फॉर अ मोमेंट कि पीटीआई जो है उसको आउट हो जाती है या कोई भी वजह, तो इतना वोट पीटीआई का नून लीग के पास नहीं जाएगा कि जैसे उनके लिए वो विक्ट्री यकीनी हो जाए, ठीक है।
तो मैंने कहा कि इसका फिर क्या मतलब हुआ कि वो साद रिजवी के पास चला जाएगा। तो उनका ये ख्याल था जी कि काफ़ी चांसेस हैं कि इस तरह के हो सकता है कि लोग एक नए तजर्बे पे निकल जाते हैं। अब ये है कि उस पर आगे मेरी जो एक अपना एनालिसिस है कि अगर कोई इस तरह का वोट गया तो इमरान खान का जो एक मैथ लेवल पे वोट है, जो कि इतना ज़्यादा कोई तालीम के लिहाज से या मुआशी लिहाज से कोई बड़े वेल ऑफ नहीं है, हो सकता है कि वो कहीं उधर निकल जाए। जो बाकी वाला वोट है कोई उसमें से कोई दरमियान में कोई स्प्लिट आ जाए और दूसरा जो है वो घर पे बैठ जाए। तो एनीवे ये बड़े एक लेकिन ये मरकी भी है उमर, ये जब पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाते हैं फ़र्ज़ करें, और इमरान खान के बारे में क्लैरिटी, एक आध और कोई फैसला आ जाता है उनके खिलाफ आ जाता है कि वो जेल में ही रहेंगे, तीसरा ये नई पार्टियां एक दो आ जाती हैं, वो अनाउंस करती हैं, तो फिर भी लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है एट दैट टाइम भी वो चेंज होगा। लेकिन एजाज ये जो इसमें नवाशी फैक्टर है ना, इस पे मेरी वो सर्वे वालों से बात हुई तो उनमें से एक का ये कहना था कि हमारा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ आने की वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। एक रीज़न, एक बंदा मुझे बता रहा था कि कोई, उसने कहा जी कि मैं ये जो सवालों में लोगों से ये भी पूछ रहा था कि अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हो, कहते नवाज शरीफ आगे क्या कर लेगा। ठीक है, अब ये है कि सिर्फ जो है ना, आप 2017 वाले जी के उस टाइम महंगाई कम थी और इमरान खान के टाइम पर ज़्यादा है, और शहबाज शरीफ को हम जानते नहीं हैं कि जिसने कोई साल डेढ़ किया है उसका हम जिक्र ही नहीं करते दरमियान में। मतलब ये है कि नून लीग वाले तो वो लोग नहीं मानेंगे अनलेस कि इनके पास वाकई कोई ऐसा इकनॉमिक एजेंडा हो कि ये लोगों को बता सकें कि महंगाई कम होगी। ठीक बात। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कोई और पार्टियाँ बन रही हैं वो हो सकता है कि वो उनकी जो वोट मिलने वाला है वो विक्ट्री में ट्रांसलेट ना हो, लेकिन ऐन मुमकिन है कि कोई पीटीआई का जो वोटर है वो कहीं उधर भी निकल जाए। ऐसे भी लोग हैं पीटीआई के कि जो इमरान खान के को बहुत डाई हार्ड सपोर्टर नहीं है, वो नून लीग या पीपल्स पार्टी की नफरत में उसके सपोर्टर बने हुए हैं। तो हो सकता है कि वो नई पार्टी अगर शाहिद खान अब्बासी मुस्तफा खोखर ये बनाते हैं उधर चला जाए। ये कितना कामयाब हो सकते हैं ये नहीं, मतलब ये नहीं आइडिया, लेकिन एज आ यानी कि ये भी हो सकता है कि दूसरी की विक्ट्री को स्पाइल कर सकते हैं। ठीक बात। तो एनीवे लेट्स सी, यानी कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं इनके ओवरऑल वैसे। हाँ, तो इजाद आगे चलें, कोई गैस चोरी पे आपको बताएं कि क्या। चीमा साहब, ये गैस चोरी का मामला है जो इस वक्त वजारत पेट्रोलियम में ज़ेर बहस है। अगले एक आध दिन में हम इसके ऊपर और तफसील से भी बात करेंगे कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तेज़ी से। चीमा साहब, एक मल्टी नेशनल कंपनी है, उसका नाम है फ्रंटियर होल्डिंग्स। ठीक है, इनकी पार्टनरशिप थी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लिमिटेड PEL से। ठीक है, तो दोनों यानी कि मल्टी नेशनल कंपनी की और PEL की अपनी पार्टनरशिप थी। पार्टनरशिप में इन्होंने एक लाइसेंसिंग का तवील तरीक़ाकार होता है, वो इजाज़तें ली और इन्होंने ऑयल गैस के रिजर्वायर्स के लिए एक्सप्लोरेशन शुरू की। तो बदीन में इन्होंने प्लांट वगैरह लगाया, और आपको पता है चीमा साहब ये बड़ा कीमती प्लांट होता है और बड़ा यानी कि बड़ा लेंथी और बड़ा मुश्किल अमल होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। तो इन्होंने खैर लगाया, वहाँ पर से चीमा साहब गैस और ज़खायर निकल आए। ठीक है, चीमा साहब हुआ ये कि तरीक़ाकार ये है कि जब किसी जगह से गैस या ऑयल निकल आती है, दोनों ज़खायर निकल आते हैं, तो ये जो एक्सप्लोरेशन कंपनियाँ होती हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो बेचने की पाबंद होती हैं, उसका रेट तय होता है। ये भी बड़ा एक लेंथी जिस तरह जो IPPs हैं बिजली बनाते हैं और वो गवर्नमेंट को बेचते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब ना चीमा साहब इन्होंने गवर्नमेंट को बेचने का वो प्रोसेस शुरू हो गया। मीनवाइल ये इंडिपेंडेंटली बेच नहीं सकते। मीनवाइल ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने एक अपनी एक सब्सिडरी है शहजाद प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस, इनको और दीगर लोगों को प्राइवेटली अपना जो मल्टी नेशनल पार्टनर है उसको बताए बगैर इनको बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि एक जगह पे प्लांट जहाँ पर लगा हुआ है उसके करीब गवर्नमेंट को देना है, थोड़े फासले पे इन्होंने पाइप वगैरह लगाया, एक लंबी मामला है, लेकिन इन्होंने छुप के मिली भगत से वो जो फ़रोख्त है वो अपनी लोगों को करना शुरू कर दिया और उससे पैसे बनाने लग पड़े। ये कम बेश चीमा साहब प्लस माइनस करें तो 4 अरब का ये मामला है, 4 अरब रुपए का मामला है, जो कि 4 अरब रुपये मालियत की ये गैस और ये ज़खायर जो हैं बेचे गए प्राइवेटली। ठीक है, गवर्नमेंट से जो सिलसिला है वो अलग है। ठीक है, अब मामला ये हुआ कि जब मल्टी नेशनल कंपनी वालों को पता लगा,
फ्रंटियर होल्डिंग्स वालों को, तो इन्होंने क्या किया, इनको तो ये था कि हमारा नाम इंटरनेशनली गंदा होगा, कल कल ये बात कोई आ जाए, तो इन्होंने कानून के मुताबिक जाके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ख़त लिख दिया, कंप्लेंट लिख दी। एक्चुअली मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ बेसिकली ये वही कंप्लेंट की इतला हमें मिली है कि ये हुआ। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने क्या किया चीमा साहब कि उन्होंने कोई कमेटी कायम कर दी। कमेटी में कुछ बंदे अपेरेंटली वो डाउटफुल थे, कॉम्प्रोमाइज्ड थे। फिर एक लंबा प्रोसेस चलता रहा। अब आ गया है नया दौर। जो सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के वो चेंज हो गए हैं, नीचे काफ़ी सारी चीज़ें वो तब्दील हुई हैं। जो नए सेक्रेटरी आए हैं शायद वो उसके ऊपर कोई तवज्जो शवज्जा भी दे रहे हैं, लेकिन ये अभी प्रोसेस चल रहा है। ये किस नेज पे जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगले फ्रंटियर होल्डिंग किसकी है? ये चीमा साहब मेरे ख्याल में कनाडा की एक कंपनी है, ये उनकी है और यहाँ पे उनका ऑफिस है, इस्लामाबाद में ही उनका ऑफिस भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के ऑफिसर्स हैं इनके साथ, वो काम कर रहे हैं। एक काफ़ी इनका सिस्टम है, बड़े इनके और प्रोजेक्ट्स भी हैं। और इन्होंने शहजाद को भेजा था कि नहीं, ये इन्होंने तो नहीं, ये तो इनकी जो पार्टनरशिप थी ना PEL के साथ, तो शहजाद वाले आगे PEL के साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद वाले जो हैं ये बड़े चीमा साहब बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। शहजाद वाले आपको पता होगा शायद ये जो है ना हमारे यहाँ इन्फ्लुएंशियल होने का ये भी तरीका है कि आप जो है ना कोई रिटायर्ड जो जनरल्स वगैरह आप भर्ती कर लें। बिल्कुल, इनके पास बहुत ज्यादा है चीमा साहब। इन्होंने DTH लाइसेंस भी खरीद रहे थे। Exactly. और उस टाइम भी इनके जो बैकग्राउंड पे जो लोग थे उनके बारे में कोई बातें वगैरह चल रही थी। ऐसा ही है। इसमें 2-3 जनरल्स हैं, उनके करीबी अजीज, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का करीबी बहनोई, कोई इस तरह की कहानी भी है। मुझे इसलिए लग रहा है कि इन्होंने शहजाद को बेचा आगे। जी, शहजाद को ही, शहजाद ही है ना। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद ये ना हो कि फ्रंटियर भी इन्हीं की हो बाज़। एनीवे चलें खैर, यानी कि वो तो आगे कोई जो आगे इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद डिटेल्स आएंगी। फ्रंटियर होल्डिंग्स वालों ने तो कंप्लेंट चीमा साहब लॉन्च की ना। लॉन्च की किसके खिलाफ? PEL के खिलाफ? PEL के खिलाफ की ना। फ्रंटियर होल्डिंग्स ने लॉन्च की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को। ठीक है। तो चीमा साहब अभी ये मामला चल रहा है, इस पर हम अगर आगे एक आध दिन में तफसील से बात करेंगे और उन वो जैसे जिन लोगों के बारे में जिनका रोल है, जिनका इशारा आपने भी किया, उनके बारे में भी बात करेंगे और जो मिनिस्ट्री के अंदर जो रोल अदा होता रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे हाल में ये फ़िलहाल तो इसके लिए काफ़ी। तो आगे पासपोर्ट पे चलें। चीमा साहब पासपोर्ट का मामला ये आपको पता है एक बुखार है मुल्क में, अनसर्टेनिटी का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद है और लोगों का पासपोर्ट दफातर पे रश लगा हुआ है। ठीक है चीमा साहब, इस वक्त 3 लाख जो पासपोर्ट्स हैं उनका बैकलॉग है, यानी कि लोग आज जो रूटीन में 10 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर मिलना है पासपोर्ट, वो आपको 2-2 महीनों के बाद मिल रहा है। और लोग हैं कि पासपोर्ट बना रहे हैं, रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन 40,000 50,000 पासपोर्ट पूरे पाकिस्तान में रोज़ाना प्रोसेस हो रहे हैं, दरख्वास्तें पासपोर्ट की आ रही हैं, जबकि पासपोर्ट बनाने की कैपेसिटी वो कम है, जिसकी वजह से बैकलॉग बढ़ गया है। एक तो ये मामला है कि लोग बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की शिकार होने की वजह से पासपोर्ट बनवा रहे हैं और बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और पासपोर्ट बन नहीं रहे। दूसरा एक और मामला भी है पासपोर्ट डायरेक्टरेट में, वो ये है चीमा साहब के पासपोर्ट डायरेक्टरेट में ग्रेड 17-18 के कोई 40 अफसर रखे गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पे पिछले चंद सालों में रखे गए थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनका थ्रू प्रॉपर चैनल इनको रखा गया था, रखा इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर गया था, लेकिन गुज़िश्ता को 3-4 महीने हो गए इनकी तनख्वाह जारी नहीं हुई। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनकी समरी जो है DG पासपोर्ट ने वो भेजी थी सेक्रेटरी इंटीरियर को, वो जो पुराने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब थे जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और कोई अच्छी बात उनके बारे में नहीं हमने की बिकॉज ऑफ जो चीज़ें हमें पता लगती नहीं। इसमें भी उनका एक रोल आता है, वो अली मुर्तज़ा अब्बास उनका नाम है, जो अपने ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव करते रहे। उन्होंने वो जो फाइल है रिपोर्टेडली वो दबाए रखी, उनके दौर में भी वो फंसी रही और अभी नए सेक्रेटरी आए हैं दुरानी साहब, तो आई होप कि वो इस पर तवज्जो देंगे। और ये जो 40 अफसर्स हैं जिनकी तनख्वाहें हैं, आजकल आपको पता है महंगाई का कितना दौर है, महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। इजाज़ मैं जब चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर थे ना, मैं उस टाइम पासपोर्ट ऑफिस गया, ठीक, तो मैंने सोचा कि मैंने जो है ना VIP ट्रीटमेंट नहीं लेनी। ठीक है, आपको पता है हम एलीट हैं, जी जी नहीं कि हमारे काम हो जाते हैं ना, नहीं कि आम लोगों को ऐसा ही है। ठीक है, तो
मैं पहले गया इनके मेरे हले एक ऑफिस G10 में है, जी 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 मैं उधर गया ठीक कि मैंने इधर से पासपोर्ट बनवाना है लाइन में लग के। अच्छा, मैंने देखा कि लाइन बहुत लंबी लगी, मेरा सारा जज्बा जो है ना वो मांद पड़ गया। मैंने कहा कि नहीं जो है ना मैं VIP ट्रीटमेंट मैं आम लूंगा। आदमी नहीं बनूंगा, मैं जाता हूँ कि किसी और जगह पे ना। मैंने शकील अंजम साहब हैं हमारे कोलीग, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि इनका ये जो पेशावर मोड़ दफ्तर है, हेडक्वार्टर जो हाँ हेडक्वार्टर जो है पासपोर्ट का, उधर किसी को कह दें, उधर ये बनाते हैं सरकारी जो मुलाजमीन हैं अफसरान उनके पासपोर्ट बनवाते हैं तो रश कम होता है। ठीक तो मैंने कहा उधर किसी को कह दें, मैं जाके ना इसी तरह ही बनवा लेता हूँ, मैं रहा एक आम आदमी बनने से। ठीक खैर मैं इधर आया तो उधर मुझे प्रोटोकॉल मिला जी कि ये है कि कोई डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने अपना बंदा साथ भेजा जी कि इनका बनवाएं पासपोर्ट। मैंने पासपोर्ट बनवाया, अब जो है ना मैं वो एलीट गिल्ड का शिकार हो गया कि यार ये है तो ज़्यादती है, और मैं अपने आप को ना मुतमिन भी करना चाह रहा था। तो पासपोर्ट का मेरा सारा फॉर्म मेरा फिल हो गया, तो वापस मैं वो जो उनका मुलाजिम था वो डायरेक्टर साहब के पास मुझे वापस लेकर गया जी इनका काम हो गया। और मैंने भी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा जी कि और को हमारे लायक खिदमत। तो मैंने ये कथारसिस किस तरह किया, मैंने कहा कि सर देखें बड़ी चलें थैंक यू वेरी मच कि मेरा काम हो गया। आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी का ना इस तरीके से काम हो। एजाज़ उसने आगे मुझे जवाब पता क्या दिया, उसने कहा कि सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तो ये है कि उसके लिए और सेंटर्स की ज़रूरत है, ठीक बात, और हमारे पास वसाइल नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, उसने कहा जी कि हमारी पता नहीं कोई 1-2 माह से तनख्वाह भी नहीं आई है। ठीक बात। और मुझे इतनी एक बड़ी एक जो है ना डिप्रेशन भी हुई कि हमारा मुल्क कैसे चल रहा है। और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जिस टाइम की नून लीग वाले भी एग्जांपल दे रहे होते हैं जी कि वो बड़ा अच्छा ज़माना था। अभी तो एजाज़ ये कंडीशन है कि मैं ये IMF की किस्त लेने से पहले की बात है कि जो हमारे फॉरेन मिशंस हैं हाँ उधर तनहाई नहीं, उधर तनख्वाही नहीं जा रही थी, डॉलर ही नहीं थे। चीमा साहब कि एक दफ़ा इन्हें $35,000 को अप्रूव करना था बाहर भेजने के लिए, और जो है उधर पता नहीं क्या क्या उसकी अप्रूवल के लिए क्या इश्यूज़ चल रहे थे जी कि हमने बाहर जो हमारे लोग हैं मुख्तलिफ जगहों पे उनको हमने पैसे भेजने। चीमा साहब वो पासपोर्ट की चूँकि बात हो रही थी तो मैं भी पासपोर्ट जब बनवाना था अपना आखिरी, तो मैं गया था G10 में और मैं लाइन में लगा। अच्छा, ठीक है, और मैं लाइन में लगा तो चीमा साहब वहाँ पर ना मैंने अचानक देखा कि मेरे इर्द गिर्द ना एक्टिविटी अजीबो गरीब हो गई। एक बंदा भी आया, दूसरा भी आया, सम ऑफ देम प्रोबेबली दे रिकॉग्नाइज्ड मी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि ज़ाहिर टेलीविज़न के ऊपर बाज़ लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो उनमें मैंने देखा एक फिर सीनियर बंदा आया, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जी हम आप खरीद से आप आए हैं, मुझे नाम लेके उन्होंने एड्रेस किया, खरीद से आप आए हैं। तो मैंने कहा मैं प्रोसेस करने आया हूँ। तो वो ये सोच रहे थे कि मैं को खबर लगाने आया हूँ कि मैं खड़ा हूँगा। खैर मैंने प्रोसेस किया, उन्होंने कहा बंदे का मुंह बंद कराओ यार। इसको नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएं, हम आपको वो फैसिलिटेट। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरा वो वहाँ पे G10 में मेरा ज़ाती प्रोसेस हो गया। लेकिन चीमा साहब, चाय कितनी देर लगी? चीमा साहब टाइम लगा ज़ाहिर है लाइन में लगा। जिस वक्त मैं वो दिन पता करके गया था कि किस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में अगर आप जाएँ ना चीमा साहब, तो वहाँ पर लाइन इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती। लेकिन मुझे तब भी करते करते लाइन में जब लगा तो वो ज़्यादा टाइम लगा, बाद में ऑटोमेटिकली मेरा काम तेज़ हो गया। नहीं, लाइन में कितनी देर लगी? लाइन में चीमा साहब मुझे तकरीबन मेरे ख्याल में 35 मिनट 30-35 मिनट। अच्छा शाही, मैं जिस दिन गया ना, खैर मैंने कोई ये चीज़ अवामी बनने का मैंने सोचा, लेकिन मैं आगे कोई पहले चेक करके नहीं गया था। ठीक बात। मैं जिस दिन गया ना इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे लगा कि ये शाम तक भी सारे लोग ये कल फिर आएंगे। ऐसे ही बड़ी लंबी लाइन। चीमा साहब मैं ये अभी ये जो ब्लू एरिया में जो इनका एग्जेक्टिव सेंटर है, तो मैंने अपने छोटे भाई का पासपोर्ट बनवाना था, अरूज का, वो बाहर आया हुआ था, उसके पासपोर्ट करवाना था। चीमा साहब यहाँ पे 10-15 बंदे होते थे। चीमा साहब मैं गया हूँ तो इतना रश था, और फिर हम अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे आए तो तब हमारा पासपोर्ट टाइमली बन सका। उस वक्त भी 20-25 बंदे थे। लेकिन शायद ये भी बात है कि इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ग्लोबल सिटीजन बन रहे हैं। लेकिन उनका एक फॉरेन एक्सपोजर, देयर शुड हैव बीन ए गुड रीजन टू डू दैट। एनी हाउ मेरे हाल में चीमा साहब हमारी बात मुकम्मल होगी। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। हमें देखते रहा करें और अपनी राय का इजहार भी किया करें। बस देखते रहा करें। थैंक यू।